नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। यूपी के नए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री सचिवालय लोक भवन पहुंच गए हैं, जहां वो अपने नए मंत्रियों के साथ चाय पार्टी करेंगे। चाय की मिठास के बीच आइए हम आपको दिखाते हैं यूपी के नए मुख्यमंत्री से आज तक के सबसे तीखे सवालों वाला इंटरव्यू। यूपी चुनाव से पहले हमारे वरिष्ठ सहयोगी पुण्य प्रसून वाजपेयी ने की थी योगी आदित्यनाथ से ये खास बातचीत। आपकी कोई बात बीजेपी के भीतर सहमति नहीं पाती है, आपकी कोई बात मोदी सरकार नहीं मानती है, आपकी कोई बात कानून के दायरे में नहीं फिट बैठती है, फिर भी आप योगी आदित्यनाथ हैं। ये मैसेज क्या है? ये डराना चाहते हैं आप? मैं एक योगी हूं, मैं किसी को डराऊंगा क्यों? मैं तो सबके सुख और सबके शांति और सबके कल्याण की बात करता हूं और उस मार्ग पर चलता हूं। मैं अगर बीजेपी में मेरी बात फिट नहीं होती तो क्या मैं 5 बार से बीजेपी का सांसद होता? सांसद आप एक जगह से हैं, इस देश में 543 सीट है। यह भी एक मायने रखता है कि एक सीट से लगातार 5 बार सांसद। मैं सीट नहीं बदलता हूं, हर बार मेरे वोट का प्रतिशत बढ़ा है। इस बात को साबित करता है कि जनता मेरे साथ में है और मैंने विपरीत परिस्थितियों में भी वहां चुनाव लड़ा है। मुझे लगता है कि बीजेपी की सरकारें इस राज्य में कम रही होंगी, विपक्ष की सरकारें ज्यादा रही होंगी, तब हम लोगों ने चुनाव लड़ा है। जनता हमारे साथ में है और उन जनता की उन मूल भावनाओं को लेकर के हम लोग चलते हैं। भारत की मूल विचारधारा में हर तबके की मौजूदगी होनी चाहिए। हाँ, क्यों नहीं? जो भारत के मूल्यों और आदर्शों को पसंद करता हो, भारत के महापुरुषों को सम्मान दे सकता हो, भारत की संस्कृति और उसकी प्राचीन परंपरा के प्रति आदर का भाव व्यक्त करता हो, भारत के प्रतीकों का सम्मान कर सकता हो, उस हर एक व्यक्ति का उसमें सम्मान है। तो इस संस्कृति में संविधान कहीं आता है? क्यों नहीं? एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के रूप में राजनीतिक भारत की व्यवस्था एक संविधान से संचालित होती है। हमने हमेशा भारत के संविधान और भारत के प्रतीकों का सम्मान किया है और इसीलिए हम कहते हैं कि भारत के प्रति, भारत के संविधान के प्रति, भारत के प्रतीकों के प्रति प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान व्यक्त करना चाहिए। भारत की व्यवस्था संविधान से चलेगी, किसी शरीयत से नहीं। धर्मांतरण संविधान के दायरे में? हाँ, क्यों नहीं? इस देश का संविधान धर्मांतरण की छूट नहीं देता है। लव जिहाद संविधान के दायरे में? बिल्कुल, लव जिहाद की छूट इस देश का संविधान नहीं देता है। शाहरुख खान में हाफिज सईद दिखाई देता है संविधान के दायरे में? हाँ, क्यों नहीं भाई? अगर कोई व्यक्ति भारत के संविधान और भारत के प्रतीकों का सम्मान नहीं कर सकता है, उसकी भाषा किसी उस विदेशी आतंकी की भाषा होगी तो तुलना तो होगी। तो इसका मतलब है कि अब संविधान की परिभाषा हर कोई अपने अपने तरीके से ऐसा कर नहीं सकता है, अपने अनुसार कोई परिभाषा नहीं करेगा, उदाहरणों से समझाने का प्रयास करेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत सीधी बातें नहीं मानते हैं, तो उदाहरण देकर उनको समझाना पड़ता है। संविधान का मतलब कानून का राज होता है और इस कानून के राज के तहत सुप्रीम कोर्ट खामोश रहता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ बीच बीच में बोलते हैं। अब बनेगा तब बनेगा, कब बनेगा नहीं पता है। देखिए, वह मेरी आवाज नहीं है। लोकतंत्र में जनता की जो आवाज होती है, उस आवाज को हम लोगों को कभी कभी कहना पड़ता है। जनभावनाएं हैं, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो, और अगर हम उन भावनाओं को व्यक्त करते हैं, इस देश का संत समाज सैकड़ों वर्षों से जिस मुद्दे को लेकर के लड़ रहा है, विपरीत परिस्थितियों से जूझता रहा है, अगर वो उसकी मांग करता है तो कुछ बुरा नहीं करता। क्योंकि राम जन्मभूमि आंदोलन जब चला था, देश की सरकार ने कहा था कि बातचीत से समस्या का समाधान हो। देश के संत समाज इस मामले में आगे आया था और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, कोई बात नहीं, हम बातचीत से समस्या का समाधान करने को तैयार हैं। लेकिन पहली ही बातचीत में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी भाग करके खड़ी हो गई। फिर कहा कोर्ट का जो फैसला होगा हम मानेंगे। आपको याद होगा 30 सितंबर 2010 का
4:30 बजे तक मुस्लिम पक्ष कहता था कि न्यायालय जो फैसला करेगा हम उसको मानेंगे, लेकिन 4:35 पर न्यायालय के फैसले के कुछ अंश आते ही वे मुकर गए। उन्होंने कहा नहीं, अब हम आगे फिर न्यायालय में लड़ेंगे। यानी इसका मतलब इस समस्या का समाधान कभी नहीं होगा। देश के शांति और सौहार्द के लिए, विकास के लिए इस समस्या का समाधान आवश्यक है। और उस से 30 सितंबर 2010 को हमारी जो मूल लड़ाई थी वो ये थी कि जहां रामलला विराजमान है वही राम जन्मभूमि है, और न्यायालय ने इस समस्या का समाधान कर दिया है। तो इसका मतलब यह है कि जिस जनभावना को आप सुन लेते हैं और कह देते हैं, उसको देश के प्रधानमंत्री नहीं सुन पाते हैं। ऐसा नहीं है। एक नागरिक के रूप में हम लोग अपनी बातों को रखते हैं और जनभावनाओं को प्रतिनिधित्व करके उन मंचों पर उन बातों को, उन विचारों को रखने में मुझे लगता है किसी भी प्रकार का कोई संकोच भी नहीं होना चाहिए और बेबाक ढंग से अपनी बातों को रखना चाहिए। यानी तो मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। ये केवल मंदिर नहीं, ये जन्मभूमि पर मंदिर की बात हो रही है। भगवान राम के इस देश में लाखों मंदिर होंगे, लेकिन सवाल इस बात का नहीं कि मंदिर कौन सा, वह जन्मभूमि का मंदिर है। और जब देश गुलाम था तब भी राम जन्मभूमि के लिए इस देश का संत समाज तब भी सुख के लिए लड़ा है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपको धार्मिक स्वतंत्रता है तो किसी दूसरे को भी धार्मिक स्वतंत्रता हाँ, होगी। हर एक को है। हर एक को होगी। मैंने राम मंदिर निर्माण मक्का मदीना में करने की बात नहीं की। मैं राम मंदिर निर्माण की बात यरूशलेम में नहीं कर रहा हूं, वेटिकन सिटी में नहीं कर रहा हूं, मैं अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की बात कर रहा हूं। आप कोई और सीट बताइए जहां से आप चुनाव जीत सकते हैं, गोरखपुर से निकलकर। कहीं भी, उत्तर प्रदेश, पूरे देश के अंदर कहीं भी आप कहें तो हैदराबाद से चुनाव लड़के जीत सकता हूं। 2019 में हम ये कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से नहीं लड़ेंगे और हैदराबाद से लड़ेंगे। देखिए, राजनीति मेरा पेशा नहीं है। मैं राजनीति में किसी पद और प्रतिष्ठा के लिए नहीं आया हूं। मैं एक निश्चित मिशन के साथ उसमें काम करता हूं और मैं अपने उन उत्तरदायित्वों का पालन कर रहा हूं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि जो हर बार सीट बदलते हैं। मैं उस क्षेत्र से चला आ रहा हूं और मुझे लगता है कि भगवान से प्रार्थना करें कि कभी गोरखपुर की सीट महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाए, तो उस समय हम लोग स्वयं राजनीति से अपने को अलग कर देंगे। लेकिन रहेंगे गोरखपुर में ही। गोरखपुर में रहेंगे, गोरखपुर मेरी पहचान है। मैं गोरखपुर से अलग कैसे हो सकता हूं? कि कल को 100वें दिन वैसी भी यही बात बोले हैं, वो भी सही है। वो भी हर बार जीते हैं, आप भी हर बार जीते हैं। वह भी उस तरीके से बात करते हैं, आप भी उस तरीके से बात करते हो। आप बीजेपी के भीतर वैसी हैं या वो अपनी जगह पे योगी हैं? क्या है स्थिति? देखिए, ओवैसी योगी नहीं हो सकता, नंबर एक बात। दूसरा, यह देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं। मुझे लगता है इस देश के हर नागरिक को इस बात को तय करना होगा। ओवैसी जैसे लोग देश की व्यवस्था को कुछ संकीर्ण दायरे में कैद करके रख देना चाहते हैं। वो हर जीते हैं, वो देखिए दोनों चीजें से जीतते आए हैं, मुझसे जीतते नहीं आए। नागरिकों के आप उल्लंघन कर रहे हैं। जैसे गोरखपुर, जितना निष्पक्ष चुनाव गोरखपुर में होता है, उतना निष्पक्ष चुनाव हैदराबाद में होगा तो ओबीसी की जमानत जब्त हो जाए। इसका मतलब यह हुआ कि वो भी अगर यही बात करें तो कुछ तालियां उनके लिए भी ऐसे बच मैं कहता हूं, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं। कुछ नहीं, मैं कहता हूं ओबीसी के इलेक्शन में मुझे प्रचार के लिए भेज दिया जाए, ओबीसी की जमानत जब्त न हो जाए तो। इलेक्शन कमीशन पैरामिलिट्री लगा के चुनाव कराएं हैदराबाद में, ओबीसी कभी चुनाव नहीं जीत सकता। लेकिन गोरखपुर से आप जीतेंगे। हाँ, बिल्कुल जीतेंगे। हम कहते हैं पैरामिलिट्री लगाइए आप, इलेक्शन कमीशन गोरखपुर में बैठे और मुझे लगता है मेरा मत प्रतिशत इससे ज्यादा बढ़ेगा। ओके। तो योगी आदित्यनाथ शपथ ले चुके हैं, लेकिन शपथ ग्रहण के बाद जब वो लोक भवन पहुंचे एक अनौपचारिक मुलाकात के लिए, तो ये उस वक्त की तस्वीरें। हालांकि इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है जिसका इंतजार है। हमारे संवाददाता शिवेंद्र श्रीवास्तव वहां मौजूद थे, उन्होंने एक रिपोर्ट हमें भेजी है, देखिए।
हम इस वक्त लोकनायक भवन में मौजूद हैं। इस वक्त देखिए आप, योगी आदित्यनाथ जो सीएम है उत्तर प्रदेश के, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद यहाँ पर अपने कैबिनेट के साथियों के साथ ऊपर जाएंगे और वहाँ पर फॉर्मल जो ज्वाइनिंग का है वो फॉर्मेलिटी पूरी की जाएगी। उसके तुरंत बाद अपने लोग साथियों से मिलने के बाद वो आगे के रूपरेखा तैयार करेंगे। फिर 5 बजे के आसपास यहाँ पर मीडिया से मुखातिब होंगे और मीडिया के सवालों का जवाब दिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। पहले कैबिनेट मीटिंग होने वाली थी, लेकिन कैबिनेट मीटिंग टाल दी गई और अब इनफॉर्मली अपने कोलीग्स से मिलने के बाद यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मीडिया के लोगों का जवाब देंगे। आगे किस तरह का प्लान है सरकार का, उसके बारे में बात करेंगे और लोगों के सवालों का जवाब देंगे। फिलहाल अब आज के बाद सरकार का काम शुरू हो जाएगा और देखना यह है कि जिस तरह के वायदे बीजेपी सरकार ने किए थे, जिस तरह की बातें की थी, उन पर कितना खरी उतरती है। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। तो शिवेंद्र की रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन योगी आदित्यनाथ अब जब से कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उसमें भी आपको ले चलेंगे। लेकिन इस बीच शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीर आपको दिखाते हैं। भव्य समारोह ये हुआ जिसमें दिग्गज पधारे, प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे, साथ में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता, लेकिन साथ ही साथ मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। लेकिन ये 3 तस्वीरें जो अब यूपी के भविष्य की तरफ इशारा करती हैं। सत्ता जिन हाथों में है, योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में 5 साल अब सरकार चलेगी, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए, और डिप्टी सीएम 2 केशव प्रसाद मौर्य और साथ में दिनेश शर्मा, और ये 8 मंत्री जिन्होंने कैबिनेट पद की शपथ ली। कैबिनेट में हालांकि 22 मंत्रियों को रखा गया है। इसके अलावा राज्य मंत्री के तौर पर इंडिपेंडेंट चार्ज के साथ 9 मंत्रियों को रखा गया है। इसके अलावा राज्य मंत्री 13 अन्य भी हैं। तो कुल 46 मंत्री हैं जिन्होंने आज कैबिनेट में शपथ ली है। ये वही अलग अलग तस्वीरें। योगी सरकार में महिला शक्ति किस तरह से दिखाई देगी, किस अहम रोल में दिखाई देगी। और यहाँ पर ये जश्न की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इलाहाबाद से लेकर मुंबई तक जश्न मनता दिखाई दिया, कानपुर, इसके अलावा रायपुर की, रामपुर की तस्वीरें आपके सामने, गोरखपुर जहां से पिछले 5 साल से चुनाव, पिछले 5 टर्म्स से चुनाव जीतते आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। वहां पर जश्न की तस्वीरें, रंग गुलाल उड़ता हुआ, महिलाएं हों, बच्चे हों, पूरे जोश और उत्साह में।